वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। व्याकरण में आज हम लोग काल और वाच्य पढ़ेंगे। यहाँ काल, काल भेद, वाच्य भेद और वाच्य परिवर्तन पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले काल किसे कहते हैं? तो काल कोई काला नहीं होता है और कोई कला भी नहीं होता है। यहाँ कह रहा है क्रिया के जिस रूप से काम करने या होने के समय का पता चलता है, यानी काल जो होता है वो समय होता है। समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। यानी जो क्रिया हो रही है और क्रिया के समय का पता चलता है उसी को हम काल कहते हैं। जैसे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं तो सोमवार के समय से, यानी वह समय जो है वो सोमवार का समय है, उसी समय से मैं पढ़ रहा हूं। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, ये भी हम कह सकते हैं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं। तो वह समय 2 बजे का है जब से मैं पढ़ रहा हूं। तो यही बताया गया है यहाँ पे कि क्रिया यानी कार्य के करने का समय जो होता है वही काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो यहां हम लोगों को वर्तमान काल पढ़ना है। वर्तमान काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है। यहां बताया गया है कि वर्तमान समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने की क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, पढ़ने की क्रिया भी वर्तमान काल में हो रही है। तो ये सभी क्रियाएं जो है वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला जो होता है सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? यह सामान्य रूप से इसमें क्रिया होती है। इस काल में क्रिया के काल का सामान्य रूप ज्ञान होता है या ज्ञात होता है। सामान्य रूप से ज्ञात होता है। जैसे मोर नाचता है तो मोर के नाचने की जो क्रिया है वो सामान्य रूप से होती है। मैं गाना गाता हूं, यानी वर्तमान काल में मैं गाता हूं, और मोर नाचता है यानी वर्तमान काल में वह नाचता है। तो यह सामान्य वर्तमान काल होता है। दूसरा होता है तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है कि इस काल में क्रिया के रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी वर्तमान में आरंभ हो गया है किंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है। कार्य वर्तमान में आरंभ है, कार्य शुरू है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे हम कहते हैं रमेश जा रहा है, तो रमेश के जाने की क्रिया शुरू है लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। महेश जा रहा है तो महेश के जाने की क्रिया शुरू हो गई है लेकिन अभी वह पहुंचा नहीं है। वह पढ़ रहा है तो उसके पढ़ने की क्रिया शुरू है लेकिन अभी वो पढ़ा नहीं है। तो यह तत्कालिक वर्तमान काल हो गया। संदिग्ध वर्तमान काल, तो इस काल में क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह या अनिश्चय का बोध होता है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? क्रिया जो है उसका अनुमान हम नहीं लगा पाते हैं कि वह क्रिया हो चुकी है या
कहें तो नहीं हुई है। जैसे वह आता होगा, जब हम कहते हैं कि वह घर आता होगा, तो हमें इसमें क्लियर नहीं रहता है कि वह आ ही रहा है या नहीं ही आ रहा है। हम ये कहते हैं कि वह घर आता होगा, या फिर कहते हैं कि श्याम यात्रा कर रहा होगा, यानी ये संदिग्ध है। इसको हम संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं। ये संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसके बाद होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि इस काल में क्रिया के रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है किंतु पूर्ण नहीं हुआ है। यहां हम कहते हैं कि दादाजी गांव जा रहे हैं। जब हम कहते हैं दादाजी गांव जा रहे हैं, तो दादाजी के जाने की क्रिया तो हो रही है, कार्य चल रहा है, कार्य अभी यहां चल रहा है, लेकिन क्या है, वो पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य यहां से चालू है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। दादाजी गांव जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, तो ये होता है अपूर्ण वर्तमान काल, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब आते हैं पूर्ण वर्तमान काल में। तो इस काल में कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने का बोध होता है। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जैसे यहां लिखा हुआ है, वह खाना खा चुका है, सौरभ चला गया है। यानी वर्तमान काल में यह क्रिया जो है संपन्न हो चुकी है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, वर्तमान काल होगा। कौन सा वर्तमान काल होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। अब आते हैं भूतकाल में। तो भाई भूतकाल क्या होता है, ये कोई भूत पिशाच का काल नहीं होता है जी। ये भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने या करने का बोध होता है। हमें यह पता चलता है कि कार्य जो है बीते हुए समय में हो गया है, यानी पहले हो चुका है, वही क्या होता है, भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने या करने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बारिश हो रही थी, तो ये क्रिया बीत चुकी है। जब हम कहते हैं कल बारिश हो रही थी, तो ये क्रिया हो चुकी होती है। और मैंने भरपेट खाना खाया था, ये भी जब हम कहते हैं तो क्या होता है, क्रिया हो चुकी होती है, तो ये भूतकाल होता है। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद में सबसे पहला सामान्य भूतकाल होता है। इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरा होने का बोध होता है। यह कह रहा है सामान्य भूतकाल में कि सामान्य रूप से पूरा होने का बोध होता है। जैसे चिड़िया उड़ गई, यह बीते हुए समय में सामान्य रूप से हुई है, यह बहुत पहले की घटना नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि नेहा ने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने की क्रिया जो है सामान्य रूप से पूरा होने का बोध करा रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल होगा। दूसरा होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य का कुछ ही समय पहले समाप्त होने का बोध होता है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है,
कार्य कुछ ही समय पहले समाप्त होती है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, यानी पढ़ने की क्रिया जो है वो कुछ ही देर पहले हुई है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि वह खेल कर आया है, वह खेल कर आया है। और जब हम ये कहते हैं कि वह खेल कर आया है तो क्या होता है, क्या पता चलता है कि कुछ ही समय पहले समाप्त होने का बोध होता है। कार्य का कुछ ही समय पहले समाप्त होने का बोध होता है, इसलिए यह क्या है, आसन्न भूतकाल है। अब हम आते हैं पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में कह रहा है कि इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य के बहुत समय पहले समाप्त होने का बोध होता है। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, कार्य बहुत पहले समाप्त हो गई होती है। जैसे सीमा पुस्तक पढ़ चुकी थी, हम कहते हैं सीमा पुस्तक पढ़ चुकी थी, तो इसमें क्रिया जो है बहुत पहले हो चुकी होती है। उसी तरह से शिकारी ने बंदूक चलाई थी, तो बंदूक चलाने की क्रिया जो है वो बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए यह क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि क्रिया पूर्ण रूप से भूत में खत्म हो चुकी है, क्रिया बहुत पहले हो चुकी है। अब आते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं के भूतकाल में होने परंतु समाप्त न होने का बोध होता है। यह भूतकाल में शुरू हुई थी लेकिन समाप्त नहीं हुई थी। भूतकाल में शुरू होने, भूतकाल में होने परंतु समाप्त न होने का बोध होता है। जैसे वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई थी। शिवांगी पत्र लिख रही थी, हम कह सकते हैं कि शिवांगी पत्र लिख रही थी। तो पत्र लिखने की क्रिया जो है हो रही थी लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अब हम आते हैं संदिग्ध भूतकाल में। संदिग्ध भूतकाल में कह रहा है कि इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं के करने या होने में संदेह का बोध होता है। किसका बोध होता है, संदेह, संदेह का बोध होता है। जैसे उसने पत्र लिख लिया होगा, यहां संदेह है कि वह पत्र लिखा है या नहीं लिखा है, लिख चुका है या नहीं लिख चुका है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। हम कहते हैं नानी ने खीर बनाई होगी, नानी ने खीर बनाई होगी। तो यहां क्या होता है कि हम पूर्ण रूप से हमें नहीं पता है, हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। इसका लास्ट होता है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। इस काल के वाक्यों में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है। भूतकाल में ही क्या होता है, एक क्रिया के होने या न होने पर
दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है। जैसे हम कहते हैं समय मिलता तो मैं आता, यानी पहली क्रिया जो है समय मिलना, उसी पे आना निर्भर है। और ये भी हम कह सकते हैं कि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो पास हो जाना जो है किस पे निर्भर है? पढ़ने पे निर्भर है। इसलिए यह क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। तो ये जो है आपका वर्तमान काल और भूतकाल यहाँ क्लियर होता है, समाप्त होता है। अब तीसरा है भविष्यत काल। तो भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने या करने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी आने वाले समय में, जो समय आने वाला है उसमें क्रिया होगा नहीं होगा या कब होगा, इसकी गणना की जाती है, जिसमें वही भविष्यत काल होता है। कार्य के आने वाले समय में होने या करने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मीरा गाना गाएगी तो ये भविष्यत काल है, चूंकि भविष्य में गाएगी। मैं खाना खाऊंगा तो मैं खाना खाऊंगा कह रहा हूं, तो इसमें ना तो वर्तमान है ना भूत है, ये भविष्यत काल है, क्योंकि भविष्य में मुझे खाना खाना है। अब आते हैं भविष्यत काल के भेद। तो भविष्यत काल के दो ही भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्यत काल और एक संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में क्या होता है? इस काल के वाक्यों में आई क्रिया के आने वाले समय में करने या होने का बोध होता है। जैसे हम बाजार जाएंगे, इसमें क्या होता है कि क्रिया के आने वाले समय में करने या होने का बोध होता है। जो समय आने वाला है उसमें करने का और होने का बोध होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मोहन मैच खेलेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि मोहन मैच खेलेगा, यानी फ्यूचर में खेलेगा, भविष्य में खेलेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। संभाव्य भविष्यत काल दूसरा होता है। इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में पूरा होने का पता नहीं चलता, केवल उसके होने की संभावना होती है। इसमें क्या होता है कि भविष्य में संभावना किया जाता है, वर्षा हो सकती है, शायद कल वर्षा हो सकती है, या शायद कल चाचा आ जाएंगे। तो ये होता है संभाव्य भविष्यत काल। अब हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। यहां ध्यान देने योग्य तीन बातें हैं: कर्ता, कर्म और भाव। तो कर्ता, कर्म और भाव को हम देखते हैं कि यहाँ प्राथमिकता किसको दी गई है, कौन सा प्रधान है। और यही वाच्य में यही होता है। वाच्य परिवर्तन में हम इसी को परिवर्तित करते हैं। वाच्य के प्रकार की बात करें तो वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, और वो तीन कौन कौन हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चूंकि
हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं, कर्ता कर्तृवाच्य, कर्म कर्मवाच्य, भाव भाववाच्य, यही 3 इसमें बदलते हैं। तो आइए सबसे पहला जो कर्तृवाच्य होता है इसको देखते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, इसमें कर्ता जो है क्या होता है, प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे यहां दिए हुए हैं, एग्जाम्पल है रमेश केला खाता है, तो इसमें प्रधान जो है, प्रधानता किसकी है, रमेश की है, क्योंकि खाने का काम जो है वो रमेश के द्वारा ही किया जा रहा है, इसलिए यह क्या है, कर्तृवाच्य है। ध्यान देने वाली बात एक और है इसमें कि कर्तृवाच्य जो है वो विभक्ति रहित होती है, और अगर उसमें विभक्ति लगती भी है तो ने विभक्ति का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं रमेश ने केला खाया, लिखते हैं रमेश ने केला खाया, तो यहां ने विभक्ति जो है लगी हुई है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसमें कर्ता प्रधान है और ने विभक्ति लगी हुई है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। दूसरा आते हैं कर्मवाच्य, ये पहला था, ये दूसरा है कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। यहां तो हम कर्ता की प्रधानता का बोध पढ़े कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य की बात करें तो इसमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है, यानी कर्म जो है वही मुख्य होता है। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यहां दिया हुआ है कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, या हम लिख सकते हैं रोगी को दवा पिलाई गई। हम लिख सकते हैं रोगी को दवा पिलाई गई। अब इसमें क्या है कि इस वाक्यों में कर्म प्रधान है, इस वाक्य में कर्म प्रधान है तथा उन्हीं के लिए पिलाई गई है या लिखी गई है, अतः यहां क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। यही जो है कर्मवाच्य होता है। अब आते हैं भाववाच्य पे। तीसरा जो है भाववाच्य है। तो भाववाच्य में क्या होता है, दिया हुआ है कि क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव प्रधान हो। यानी जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, भाव प्रधान हो, जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव प्रधान हो, वही क्या होता है, भाववाच्य होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की प्रधानता हो, न कर्ता की प्रधानता हो न ही कर्म की प्रधानता हो, वहां भाव प्रधान हो, वही भाववाच्य होता है। चूंकि कर्ता क्रिया जब प्रधान नहीं होगा तो भाव ही प्रधान होगा, इसलिए वह भाववाच्य ही
होगा। हम लिख सकते हैं मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। अब इसमें जो है ना तो कर्म प्रधान है न क्रिया प्रधान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो ये होता है वाच्य तीन जो होते हैं, यही है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और अब हम आते हैं वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन में सबसे पहला होता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। यहां इसका नियम कह रहा है कि यदि कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो, क्या लगा हो, कोई भी विभक्ति चिन्ह अगर लगा है तो उसे हटाकर से के द्वारा लगाया जाता है, से या के द्वारा लगाया जाता है और क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, यानी कर्म के अनुसार का अनुरूप परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। क्रिया के बदले हुए रूप के साथ जाना क्रिया के काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जोड़कर सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दिया जाता है। यहाँ सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं मैंने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया को अगर हम बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरे द्वारा खाना खाया गया, यहाँ हो जाएगा। अब इसको हम अगर लिखते हैं माँ चाय बना रही है, तो यहां हो जाएगा माँ के द्वारा चाय बनाई जा रही है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि आप पत्र लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा आपके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ये होता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन पहला। अब आते हैं दूसरा जो है कर्तृवाच्य से भाववाच्य। कैसे परिवर्तित होता है, तो कर्तृवाच्य की क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है। इसकी जो क्रिया होती है इसको अन्य पुरुष एक वचन में किया जाता है। फिर क्या होता है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। जो जाना क्रिया है इसका रूप जोड़ा जाता है। साथ ही कर्ता में करण कारक की विभक्ति चिन्ह लगाई जाती है। करण कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो क्या की जाती है, इसमें लगा दी जाती है। आवश्यकता के अनुसार निषेध सूचक मतलब नकारात्मक, निगेटिव नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ बना हुआ है चिड़िया घोंसला बनाती है, से बना है चिड़िया से घोंसला बनाया जाता है। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं लड़की इस समय सोती है, लड़की इस समय सोती है। लड़की से अब यहां बनाएंगे लड़की से इस समय सोया जाता है, ये हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कर्ता में लगे से यानी कर्ता में लगे से जो है या के द्वारा या फिर के द्वारा परसर्ग हटा दिए जाते हैं। जो से और के द्वारा परसर्ग होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसको हटा दिए जाते हैं। यदि क्रिया सामान्य भूतकाल में हो तो कर्ता के साथ ने जोड़ दिया जाता है। कब जोड़ा जाता है, अगर सामान्य भूतकाल में हो तब ने जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ बना हुआ है सेना द्वारा गोली चलाई गई, तो इससे क्या बना है, सेना ने गोली चलाई। यहां हम कह सकते हैं कि पुलिस
पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया, तो यहां हम लिखेंगे, इसका बनेगा पुलिस ने चोर को पकड़ा। यहां हो जाएगा पुलिस ने चोर को पकड़ा। या फिर अगर कहते हैं पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, तो पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो ये होता है आपका वाच्य परिवर्तन। आज के वीडियो में बस इतना ही।